हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.6 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग them to a pair of linear equation। क्या है क्वेश्चन का कहना? पहले इसका एक नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। क्या कहा गया है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म के तरह तो नहीं है, कुछ अलग है। इसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो बटे में है यानी नीचे है। तो इसको पहले क्या करते हैं कि पहले रिड्यूस कर लेते हैं यानी इसको छोटा कर लेते हैं। किस फॉर्म में? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं कि क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए तो हम थोड़ा सा इसको फिर से लिखना चाहेंगे। यहाँ अगर देखें तो क्या है 1/2x। अगर इसी को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का है, 1/2 इंटू 1/x। ठीक, अगर दूसरे में देखें इस वाले टर्म में तो क्या है 1/3 इंटू 1/y, इस तरीके का है। अच्छा, और इक्वल टू इसको लिख देते हैं 2। यहाँ कुछ करना नहीं है, समझना है सिर्फ। यहाँ देखें तो ये यहाँ इस वाले इक्वेशन में 1/3 इंटू 1/x ये है, इस तरीके का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। और इस इक्वेशन में क्या देख रहा है 1/2 इंटू 1/y और इक्वल टू क्या है 13/6, ऐसे ये देख पा रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो 1/x यहाँ दोनों में है। यहाँ भी देख रहे हैं 1/y 1/y यहाँ भी है, यानी कि ये 1/x 1/x 1y 1/y ये दोनों में कॉमन चीज़ है। अगर हम इसी को यानी कि कुछ मान लें, जैसे इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, सॉरी इसको यहाँ अगर b मान लें तो ये तो a मान चुके हैं तो ये भी a ही हो गया और ये फिर b हो जाएगा। तो इसी को हम मान लेते हैं, जो कॉमन चीज़ रहेगा उसको कुछ मान लेंगे। ये जो भी वेरिएबल है, हम लोग जो भी इक्वेशन ऐसे अभी तक बनाते आ रहे हैं तो ऐसे तो वेरिएबल क्या देख रहे हैं कि बटे में नीचे नहीं है, यानी कि इसका जो भी पावर है 1 इसका पावर देख रहे हैं। अगर 2/x इस तरीके का है और प्लस 5/y इस तरीके का है, इट मीन्स कि इसका पावर जो है एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में है। कैसे? तो वो दिखाते हैं। ये अगर x यहाँ पावर 1 है, अगर इसी को हम ऊपर ले चल जाएँ तो ऐसे हो जाएगा, यानी ये पावर में हो जाएगा। तो इस तरीके माइनस में नहीं होना चाहिए। इसको प्लस, पहले प्लस वाले फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ हम क्या है इसमें कॉमन, यहाँ मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हम लोगों का सेकेंड है। तो मान लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। देन क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशंस विल बी एज फॉलोज। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कि यही इक्वेशन क्या हो जाएगा। यहाँ 1/x तो था ही और ये 1/y सॉरी 1/2 और इंटू 1/x इस तरीके का था। तो हम इसको a मान चुके हैं तो यहाँ a रख लेंगे, ये a हो गया। और फिर अगर ये देखें तो 1/3 b हो जाएगा। ये ऊपर लिखें या इसको ऊपर लिखें या इस तरीके से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 2 हो जाएगा और इस केस में भी ऐसे इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ दूसरा तो मान चुके हैं, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो इस तरीके से अब फिर क्या करेंगे, तो ये देख रहे हैं कि लाइक टर्म जो भी है बी वाले, तो ये इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और इसको अगर क्या कर दें, इसको हाफ से कर देते हैं और इसको 1/3 से कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 9। अब करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा और ये हो जाएगा 9a
और ये इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर देखें तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम लोगों का, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये हो गया हम लोगों का ऐसे, ये हो गया और फिर ये कैंसिल हो गया और ये दोनों को फिर माइनस करना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो क्या होगा, जैसे कि 1/4a है उसमें माइनस करना होगा 1/9a। तो दोनों को देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस में हो जाएगा 36, सॉरी प्लस में होगा 1/4, ये हो जाएगा प्लस में। अच्छा हाँ ए और इक्वल टू, अगर इसका कैलकुलेशन करके देखें तो क्या हो जाएगा, 1 में अगर 13/18 करें तो ये 18 हो गया, 18 में 13 गया तो ये 5/18 हो जाएगा। तो इधर इसको लिख देते हैं 5/18। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस नहीं लगने वाला है, नहीं माइनस नहीं लगेगा, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/18 और ये वाला ऊपर जाएगा 36 और ये 5 नीचे, 5 कैंसिल, 18 से 2 टाइम्स में, तो ए का वैल्यू हम लोगों के पास 2 आ गया। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे या नहीं भी देख पा रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब फिर क्या करेंगे, इक्वेशन तो वहाँ थर्ड और फोर्थ है ही हम लोगों का, तो उसी में उसका वैल्यू रख देते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, सॉरी थर्ड में रखते हैं, थर्ड में, क्योंकि जो गिवन है इसका इक्वेशन उसमें ए बी तो नहीं है, हम लोग जो बनाए हैं उस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये हाफ ए प्लस 1/3 बी इक्वल टू 2 है। अब ये रहा हाफ इंटू ए का वैल्यू अभी तो बताए हैं कि इतना निकला है 2, और फिर इस तरीके से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, 1/3 बी इक्वल टू, अगर ये 1 को उधर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर बी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से कितना, ए का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 2 आया और बी का वैल्यू देख रहे हैं कि 3 आया। अभी यहाँ ए और बी का वैल्यू है ही, हम लोग जैसा कि माने थे शुरुआत में, क्या माने थे हम लोग, ऐसा लिखे थे, याद कीजिए कि 1/x इक्वल टू ए ऐसा माने थे। तो ये तो इसी तरीके से तो कह सकते हैं कि ये 1/x इक्वल टू क्या हो लिख सकते हैं, ए का वैल्यू। तो ऐसा हम लोग माने थे कि सिंस 1/x इक्वल टू ए लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू यहाँ 2 वैल्यू निकाले हैं, अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू 1 और देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया। अब देखते हैं इसी जगह b का तो वैल्यू 3 निकाले हैं, तो फिर से लिखेंगे एंड 1/y इक्वल टू बी माने थे और 1/y इक्वल टू बी का वैल्यू अभी जस्ट 3 निकाले हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा और देयरफॉर y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो y का भी वैल्यू आ गया और यहाँ x का भी वैल्यू आ गया। तो हम लोगों को यही वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना था। अब देखते हैं यही फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो निगेटिव नंबर में होगा, ऐसा ही कुछ दिया होगा। अच्छा ये हो गया। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, दूसरा है 2/√x, ये रूट में है √x, 3/√y इक्वल टू 2, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, और ये है 4/√x माइनस 9√y इक्वल टू -1, ये रहा सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे कि लेट 1/√x इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये है मेरा a, ऐसा मान लेते हैं, ठीक, एंड 1/√y इक्वल टू b। देन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन विल बी एज फॉलोज। क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसमें अगर ध्यान से देखें तो हम क्या लिए हैं, 2/√x था, तो इसमें हम ले लिया है कि 2 तो 2 रहेगा ही, और ये इसको हम कॉमन लिए हैं, सॉरी ये 1/√x इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी देख रहे हैं 1/√y है, इसमें भी 1/√y है इस जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर यानी कि 1/√x को अगर a मान लिए हैं तो यहाँ 2 इंटू वो हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा इक्वल टू 2। पहले ध्यान से समझ लें, यहाँ देखें कि रूट इतना है और ये प्लस 3/√y इक्वल टू 2 है। अगर इसी को देखें तो ये 2 है ही और ये ऐसा है कुछ, ठीक, और इसको अगर देखें तो ये कुछ ऐसा है इस फॉर्म में, तो इसी को हम a मान लिया है, इसी को हम
बी मान लिए हैं, तो यहाँ 2 इंटू ये ए माने हैं तो ए हो गया, और ये 3 है इंटू इसको बी माने हैं तो यहाँ बी हो गया। इस तरीके से ये 2a और 3b बन गया। नीचे वाले भी इक्वेशन में वही है, दोनों इक्वेशन में इसी तरीके का है, इसीलिए हम उसको कॉमन मान लिए, मतलब कि मान लिए हैं कॉमन चीज़ को। फिर अगर यहाँ देखें तो वही 4a और माइनस 9b इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ आते हैं, इसी को फिर से दोहरा के लिखते हैं, इक्वल टू 2 है और 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 है। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, और इसको सॉरी फर्स्ट सेकेंड गिवन है, इसको थर्ड मान लेते हैं। ये रहा इक्वेशन थर्ड और ये रहा इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म प्लस माइनस वाले ये वाले टर्म को, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जार 9 हो जाएगा, तो इसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 1 लिख देते हैं। फिर भी 9 अगर ये करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 9b इक्वल टू 6। अगर इससे करें तो 9b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। और इस तरीके से ऑन एडिंग क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 10a इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5, देयरफॉर a इक्वल टू करेंगे तो 5/10 तो इक्वल टू हाफ हो गया। a का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया। अब इसी a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन यानी कि थर्ड में रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। ऐसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, फिर दूसरे स्टेप में ए का वैल्यू हाफ है उसको रख दिए, और फिर इधर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2 है, और फिर ये 3b इक्वल टू 2, ये -1 हो जाएगा, और इस तरीके से 3b इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर b इक्वल टू 1/3 हो गया। हम लोगों के पास a कितना आया, हाफ, और b देख रहे हैं 1/3 आ गया। अच्छा, शुरुआत में हम लोग क्या माने थे कि सिंस ऐसा कह सकते हैं कि 1/√x इक्वल टू a माने थे हम लोग, या 1/√x a का वैल्यू तो अभी हम लोगों के पास हाफ है ऐसे, तो ये और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऐसे √x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर अगर x लें तो रूट जैसे ही हटता है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से 4 आ जाता है। याद रखें कि कोई भी, जैसे कि ये a इक्वल टू बी, √a इक्वल टू b हो, तो a अगर सिर्फ निकालना हो तो b पे ये रूट हटाने के बाद स्क्वायर आ जाता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक। इधर से स्क्वायर रूट हटाए तो इधर स्क्वायर देना है, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट देना है। तो ये हो गया x का वैल्यू इस तरीके से। और फिर एंड हम लोग ये भी माने थे 1/√y इक्वल टू b माने थे, और 1/√y इक्वल टू b का वैल्यू हम लोगों के पास 1/3 है, 1/3। अगर इसी को इधर से देखें तो √y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और देयरफॉर y अगर करेंगे तो ये जैसे ही रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोगों के पास ये y का वैल्यू 9 आ गया। तो x का अभी जस्ट क्या निकाले थे, शायद 4 था, ये x का वैल्यू शायद 4 था, और ये रहा y का वैल्यू 9, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो पहले क्या किया कि इक्वेशन को रिड्यूस कर दिए लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद ये सब का क्या किया, हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अगर ध्यान से देखें, यानी कि फर्स्ट का तीसरा 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अगर गौर से देखें तो ये वाला x नीचे है, ये वाला x नीचे है, लेकिन y ठीक है, जैसा रहना चाहिए वो ठीक है। अच्छा, तो ये x नीचे है तो इसको क्या करेंगे, अगर गौर से देखें तो, अगर इसको गौर से देखें तो कुछ इस तरीके का है, और नीचे वाले में देखें तो 3 × 1/x ऐसे है, कुछ इसी तरीके का है। और इधर तो y देख रहे हैं कि सही है, इधर भी देख रहे हैं कि 3y सही है, 14, और सब चीज़ इधर सही ही है। ये वाला चीज़ ऐसे बटे में नहीं आना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में जो आया ये वाला x, ये जो वेरिएबल है नीचे कभी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर के तौर पे। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a, एंड y को तो नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर इसको x वाले को a मान चुके हैं तो y को भी मान लें तो अच्छा लगेगा इक्वेशन। एक ही इक्वेशन में x y रखते हैं तो अच्छा लगता है, एक को x रखेंगे दूसरे को एक को a और दूसरे को y तो अच्छा नहीं लगेगा। इस पर्पज़ से हम यहाँ लेट इतना और y इक्वल टू b, देन क्या हो जाएगा, इक्वेशंस विल बी एज फॉलोज। कैसे हो जाएगा देखते हैं, वो ये इक्वेशन बन जाएगा हम लोगों का
4a और प्लस ये 3b इक्वल टू 14 देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये 1/x को a मान चुके हैं तो 4 × a इक्वल टू 4a, और ये 3y, y को तो b माने हैं तो यहाँ 3y और इक्वल टू 3b ये रहेगा ही, ऐसे y का वैल्यू b है। तो ऐसे हो गया, ठीक। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसके बाद ये हो जाएगा 3a माइनस 4b इक्वल टू 23। अब जो भी ये b वाले जो टर्म है, b वेरिएबल में जो टर्म है, इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जिस टर्म को हम इक्वल करते हैं उसके कोएफिशिएंट से, यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट से और सेकंड वाले इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल हो जाता है। या तो अपने से भी किसी कोई इंडिविजुअल नंबर से इसको अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर अगर इसके बराबर हो रहा है, यानी इस टर्म के बराबर, तो कर सकते हैं वैसे भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को अगर इसी को अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो देखते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को पहले 4 से कर लेते हैं, ये हो गया, और सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से करेंगे, 9a 12b इक्वल टू ये हो जाएगा 69, और उसके बाद फिर यहाँ ऑन एडिंग, यानी कि इसमें साइन हम लोगों को चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी है, तो ये फिर प्लस माइनस में था, और फिर इधर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू इस तरीके से 125/25, और इस तरीके से ये आ गया a का वैल्यू हम लोगों के पास 5। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में यानी कि रखेंगे। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में आप रखते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं पहले। थर्ड इक्वेशन हम लोगों का यही है, 4a लिख लेते हैं प्लस 3b इक्वल टू 14 है। अब हम लोग a का वैल्यू 5 लिए हैं, तो यहाँ a का वैल्यू 5 रखेंगे, 3b इक्वल टू 14 है, ये 20 अब प्लस 3b इक्वल टू 14 है, और इस तरीके से 20 और इसको 14 ऐसे नहीं, इसको हम क्या करते हैं कि 3b इधर रहने देते हैं, पॉजिटिव में है, इसको 20 को इधर ले आते हैं, फिर 3b इक्वल टू ये हो जाएगा -6, और इस तरीके से देयरफॉर b अगर ये निकालें तो -6/3 -2 आ गया, ये b का रहा वैल्यू। अच्छा, हम लोग x का शुरुआत में ही क्या क्या माने थे कि वो सिंस हम कर सकते हैं 1/x इक्वल टू हम लोग a माने हैं, तो 1/x, a का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं 5, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 1/5 हो गया, ये रहा x का वैल्यू। और y का वैल्यू तो हम लोग पहले ही माने हैं कि y इक्वल टू b, और b का वैल्यू तो अभी तुरंत निकाले हैं -2, तो ये रहा -2 इसका वैल्यू। इस तरीके से सॉल्यूशन इसका भी हम लोग निकाल दिए, x और y का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, यानी कि पहले का चौथा, अगर देखें 1/x - 1 प्लस 1/y प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस है, और इक्वल टू 2 है, और फिर है 6, ये है 3/y - 2 और इक्वल टू 1 है। एक बार साइन चेक कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ थोड़ा सा अगर देख लें, क्या है कि ये 5 है इंटू अगर 1/x - 1 है, ये देख रहे हैं, और दूसरे इक्वेशन में अगर देखें तो 1 इंटू ये भी कर सकते हैं कि यही है y इक्वल टू 2, देख सकते हैं। वही चीज़ नीचे वाले में भी है, तो ये है 6 इंटू ये है 1/x - 1, ऐसा देख सकते हैं। 6 और इंटू इतना करेंगे तो इतना ही होगा। फिर दूसरी तरफ ये अगर देखें तो 3 इंटू y 1/y - 2 इक्वल टू 1, ऐसा देख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये कॉमन है दोनों में, और ये भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे उसको कि लेट 1/x - 1 इक्वल टू a मान लेते हैं, एंड 1/y - 2 इक्वल टू b मान लेते हैं। देन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी एज फॉलोज। कैसे हो जाएगा, किस तरीके का, तो इसको तो a मान चुके हैं, ये 5 इंटू a हो जाएगा 5a, ये हो गया 5a, और प्लस इसको माने हैं पूरा b, तो b इंटू 1 तो b हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो गया, ये रहा आप लोगों का
थर्ड इक्वेशन। और अगला देखें तो इसको ए माने है तो 6a हो गया ये, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया टोटल b, तो ये हो गया 3b। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस रखना होगा हम लोगों को, माइनस ध्यान नहीं देते तो अभी गलत हो जाता है, तो ये माइनस हो गया और इक्वल टू ये क्या है 1 है तो 1, ये रहा हम लोगों का फोर्थ इक्वेशन। अगर गौर से देखें तो ये वाला क्या है कि कोई भी टर्म देख रहे हैं कि ये बी वाला टर्म डिफरेंट है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसके कोएफिशिएंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स इसको, तो 1 से इसको कर दिए उसको। अब देखते हैं इधर, अगर इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a अब प्लस 3b इक्वल टू 6 हो जाएगा। और इसको अगर 1 से करेंगे तो वही का वही रहेगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। और फिर यहाँ ऑन एडिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अपोजिट साइन में है ये दोनों, तो इसको कैंसिल कर दिए तो ये 21 यानी 21 a इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू 7/21। और इस तरीके से a का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, किस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पहले इसका वैल्यू रखते हैं, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं। कहाँ है थर्ड, ये रहा थर्ड हम लोगों का 5a प्लस b इक्वल टू 2 है। और इस तरीके से a का वैल्यू हम लोग 1/3 निकाले हैं तो ऐसे लिख लिए। उसके बाद देखें तो यहाँ 5/3 अब प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर b अगर कहे तो 2 माइनस 5/3। और इस तरीके से ये हो जाएगा 1/3। इसका भी वैल्यू वही 1/3 ही आ रहा है, दोनों का इक्वल आ गया। अच्छा, हम लोग कुछ मान के चले थे शुरुआत में ही, क्या माने थे कि सिंस कर सकते हैं 1/x माइनस 1 इक्वल टू क्या था x माइनस 1, हाँ यही था। देयरफॉर a इसको सॉरी इक्वल टू a, और ये रहा इतना, इसका वैल्यू तो 1/3 है, ऐसे लिख दिए। फिर अगर इसी को देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर x अगर कहेंगे तो ये वाला इधर जाएगा तो +1, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों के पास 4 आ गया। ये x का वैल्यू आया। अच्छा, और b का वैल्यू हम लोगों के पास, b का भी वैल्यू 1/3 है, ये रहा। और हम लोग मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि इसमें कुछ माने थे हम लोग 1 सिंस 1/y माइनस 2 इक्वल टू b माने थे, ऐसा शुरुआत में ही मान के चले थे। तो y माइनस 2 इक्वल टू b का वैल्यू 1/3 है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। और देयरफॉर y अगर कहें तो 3 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरीके से y का वैल्यू 5 आ गया और x का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ x का वैल्यू 4 आ गया। तो ये रहा सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशंस के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन है, देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या है। 7x माइनस 2y होल अपॉन x y इक्वल टू 5, ये रहा। और दूसरा है 8x प्लस 7y होल अपॉन x y इक्वल टू 15। अच्छा, ये टोटल में है तो इसको क्या करेंगे, 7x अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको 2y अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं और इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को अगर फिर लिखें तो 8x में भी ये एक्स वाई लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है प्लस लिख दिए, 7y अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये हम लोगों का 15 दिया गया है। अगर यहाँ गौर से देखें तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या आ गया, ये वाला है 7/y हो गया और माइनस 2/x इक्वल टू 5। और इस केस में क्या देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन 8 माइनस वाई और प्लस 7/x इक्वल टू 15। तो ये रहा हम लोगों का इक्वेशन। ऐसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ये है और ये सेकेंड ये है, यानी कि हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करते करते इस फॉर्म में ले आए। अभी कुछ इसमें अगर ध्यान से देखें, इसको मिटाना चाहेंगे कि यही हम लोगों का गिवन है। अगर इसको मान लिया जाए कि यही हम लोगों का गिवन है, इसको अगर गौर से देखें तो 7/1/y ऐसे है, ठीक। और दूसरे वाले को अगर देखें टर्म को 2/1/x है ऐसे, तो इस केस में भी तो वही है ऐसे, और प्लस यहाँ 7/1/x। तो इसी को 1/y और 1/x
एक्स, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मान लेंगे। तो देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब मान लेते हैं कि लेट 1/x, पहले 1/y है ये वाला, 1/y इक्वल टू ए एंड 1/x इक्वल टू बी। देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लेते हैं, विल बी एज फॉलोज, इस तरीके के हो जाएंगे। किस तरीके के, तो 7 ये हो जाएगा -2b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थर्ड। ये इसका लिख लेते हैं कि ये सर थर्ड है। और ये वाला इक्वेशन किस तरीके का बन जाएगा, 8a और प्लस 7b इक्वल टू 15, ये रहा फोर्थ इक्वेशन हम लोगों का। अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म को बराबर करने के लिए हमको इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से करना पड़ेगा। तो नाउ अब हम लोगों के पास 49a 14b इक्वल टू 35 और 2 से करें तो 16a 14b और इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, ऑन एडिंग, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 65a और ये भी 65 हो गया। और इस तरीके से a का वैल्यू 65/65 इक्वल टू 1, a का वैल्यू हम लोगों के पास 1 आ गया। ठीक, अब इसको इधर मिटा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। यहाँ थर्ड इक्वेशन ये दिया गया है, मतलब हम लोग निकाल के रखे हैं, इसमें a का वैल्यू 1 आया है तो 1 यहाँ पुट करते हैं, 2b इक्वल टू 5 हो गया। और इस तरीके से 7 - 2b इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 7 में अगर इसको 5 करें और 2b इधर ले जाएं, ये 2 इक्वल टू 2b हो जाएगा और 2b इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। इस तरीके से b भी हम लोगों का 1 आया। तो a और b दोनों 1 ही आया। और हम लोग शुरुआत में मान के चले हैं, ऐसा कर सकते हैं कि 1/y इक्वल टू a माने थे और a का वैल्यू तो हम लोगों के पास 1 आया है और इस तरीके से y इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड ये भी मान के चले थे 1/x इक्वल टू b, और 1/x b का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग 1। देयरफॉर अगर x कहें तो ये 1 हो गया, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, ये निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ये पाँचवा था, एक का पाँचवा। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को। सिक्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और फिर दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अगर दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो इधर तो सब चीज़ ठीक दिख रहा है, लेकिन ये एक्स वाई इधर, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए उसमें एक्स वाई लगा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। या तो वैसे भी कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ रिड्यूस करके कहा गया है तो पहले कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस बाय एक्स वाई। क्या करेंगे, एक्स वाई से सभी टर्म को, यानी कि 6x है प्लस 3y है और प्लस इक्वल टू 6xy है, तो सभी दोनों इक्वेशन के सभी टर्म को क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 6/y बचेगा और इस तरीके से 3/x बचेगा और यहाँ सिर्फ 6। तो इस तरीके का ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि डिवाइड करने के बाद ये वाला इक्वेशन किस तरीके का हो गया, 6 इतना, और ये हो जाएगा 3/x इक्वल टू ये बचेगा 6, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड और ये हो गया हम लोगों का थर्ड। और फिर ये जो हो जाएगा 2/y और प्लस 4/x इक्वल टू ये हो जाएगा 5। हम क्या किए कि सभी टर्म में एक्स वाई
से, यानी कि दोनों इक्वेशन के सभी टर्म में, यानी कि इस साइड के सभी टर्म्स में हम लोग एक्स वाई से डिवाइड कर दिए हैं, तो फिर इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। अब ये इक्वेशन को गौर से देखें तो वाई नीचे है, एक्स नीचे, वाई एक्स नीचे है, तो ये दोनों में वाई नीचे है, तो 1/y 1/y और 1/y इसमें भी कॉमन चीज़ है, इसमें 1/x और 1/x दोनों में कॉमन है। तो अब मान लेते हैं लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। देन ये इक्वेशंस का क्या नाम है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विल बी एज फॉलो। किस तरीके का हो जाएगा ये हो जाएगा 6a और प्लस ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 6, और ये वाला हो जाएगा 2a और प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो गया हम लोगों का चौथा, नहीं पांचवा कहेंगे इसको, और ये हो गया छठा। ये हो गया, निकालना है वैसे हम लोगों को एक्स वाई लास्ट में, अल्टीमेटली वही उसी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों को इक्वल करना होगा, या तो ये दोनों को इक्वल करते हैं तो इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से इसको 3 से कर देते हैं, इसको 3 से इसको 4 से, ये पूरा इक्वेशन को। तो 9 अब क्या हो जाएगा 24a, ये रहा। अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये सब में माइनस प्लस माइनस जो भी था साइन सबका चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 18a, और ये अगर देखें तो क्या हो जाएगा 9 इसमें हो गया, तो देयरफॉर a इक्वल टू 9/18, और इस तरीके से इसका a का वैल्यू हाफ आ गया हम लोगों के पास। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये a का वैल्यू हाफ आया। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू किस में, ये वाले इक्वेशन में रख देंगे, पाँचवें में। तो रखते हैं, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका है a इन इक्वेशन 5 में रख देते हैं। यह है 5, एक बार इसको लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। अच्छा 6, a का वैल्यू हाफ रखे हैं तो यहाँ हाफ रख लेते हैं, इसको मतलब निकाले हैं, और ये 3 हो जाएगा, और ये 3b इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरीके से 3b इक्वल टू 6 माइनस 3 और 3b इक्वल टू 3, देयरफॉर b इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, और ये रहा b का वैल्यू। a का वैल्यू हाफ आया और b का वैल्यू 1 आया। तो हम लोग शुरुआत में ही माने थे, ये देख सकते हैं 1/y ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस 1/y इक्वल टू a है, तो 1/y तो a का तो वैल्यू अभी जस्ट निकाले ही है, हाफ है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 2। अच्छा ये एंड ये भी हम लोग माने हैं 1/x इक्वल टू b माने हैं, तो यहाँ 1/x और b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 1। तो इस तरीके से x का अगर वैल्यू पूछें तो 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा ये हो गया, और y का वैल्यू 2 आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था छठा, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। पहले का है ये सातवां, क्या है, थोड़ा सा लेंदी सब क्वेश्चन है। 10/x प्लस वाई प्लस 2 होल अपॉन अच्छा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अगर गौर से देखें तो ये वाला इधर फिर से लिखना चाहेंगे कि ये 10 × 1/x प्लस वाई है, ये वाला चीज़। इसमें देख रहे हैं कि 2 × 1/x माइनस वाई, ये वाला चीज़ दोनों में है, और इक्वल टू ये 4 है। फिर यहाँ देख रहे हैं मतलब यही वाला चीज़ सेम यहाँ नीचे भी है, 15 इक्वल टू ये देख पा रहे हैं x प्लस वाई, ये इस तरीके का लिख सकते हैं इसको। और माइनस ये 5 × 1/x माइनस वाई, यहाँ भी देख रहे हैं इक्वल टू -2 है, सॉरी यहाँ -2 है। अगर इसको देखें ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, यानी कॉमन चीज़ है, ये वाला कॉमन चीज़ इसको मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं। दोनों में अगर मिले तभी कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू a एंड
सॉरी 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी। देन इक्वेशन ये जो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, विल बी एज फॉलोज। कैसे किस तरीके का बन जाएगा वो लिखते हैं इधर। ये किस तरीके का हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। बहुत ही छोटा हो गया और इस इक्वेशन का नाम थर्ड रख लेते हैं। और ये हो जाएगा 15a अब माइनस 5b इक्वल टू -2। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन हम लोगों के पास। अब देख रहे हैं इक्वल इसको कर देते हैं, उसके बाद एलिमिनेट कर लेंगे इंटू 5 और इसको 2 से, तब क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 50a प्लस 10b इक्वल टू 20 और 2 से अगर करें 30a 10b इक्वल टू -4। अब ये देखते हैं कि दोनों इक्वल है। यहाँ ऑन एडिंग लिखेंगे, कुछ करना नहीं होगा। ऑन एडिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 80a इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 16/80। तो इस तरीके से 1/5 हो जाएगा। a का वैल्यू 1/5 हम लोगों के पास आ गया है। अब a का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Now on putting the value of a in equation थर्ड में इसको अगर रखें 10 इंटू इसका वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं 2b इक्वल टू 4 हो जाएगा ये। अच्छा ये 5 से इसको 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2b इक्वल टू 4 हो गया। और इस तरीके से 2b इक्वल टू 4 माइनस 2 और ये 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो b भी हम लोगों के पास आ गया, a भी आ गया। तो हम एक जगह पहले लिख लेते हैं इसका वैल्यू, उसके बाद देखते हैं। हम इस जगह a का वैल्यू लिख लेते हैं 1/5 और b का वैल्यू है 1। ये रहा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले जो मान के चले थे वो क्या माने थे, हम कहेंगे कि सिंस 1/x प्लस वाई इक्वल टू मान के कुछ चले थे, यही माने थे, हाँ यही माने थे, इक्वल टू a मान के चले थे हम लोग। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, a का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1/5 हो जाएगा। और इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हम लोग 1 2 3 4 रख चुके हैं, तो ये 5 रख लेते हैं, यानी फिफ्थ इक्वेशन हो गया। एंड हम लोगों का था 1/x माइनस वाई इक्वल टू b, और ये वाला था x माइनस b का वैल्यू हम लोग 1 फाइंड आउट किए हैं, और इस तरीके से x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 4 है, ये हो गया 6। अगर 4 और 6 को गौर से देखें ये दोनों को, तो यहाँ y को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में और इक्वल भी है, तो प्लस माइनस में वहाँ इक्वल है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ कहाँ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ये, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। इस तरीके से ये 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन, यानी कि ये पाँचवें इक्वेशन या छठे इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब लिखते हैं कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख लें, तो फिफ्थ में ही रखते हैं हम लोग, फिफ्थ में रखते हैं। तो ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम लोगों का यही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और हम लोग x कितना 3 फाइंड आउट किए हैं x का वैल्यू। तो ये इस तरीके का हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 5 में 3 गया तो 2 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन हम लोगों के पास x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 2 आया। ये वैल्यू से वेरीफाइड इक्वेशन हम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट कर दिए 7वां भी। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4
फिर दिया गया है इस तरीके का 2 इंटू 3x+y, और ये रहा -1/2 इंटू 3x-y और इक्वल टू -1/8। ये रहा क्वेश्चन। ये पहला है, ये दूसरा है। अगर गौर से देखें तो ये वाला और ये वाला चीज़, यही दोनों को हम कुछ मान लेंगे, क्योंकि ये वाला चीज़ यहाँ नीचे भी देख रहे हैं, गौर से देखिए, और ये वाला चीज़ यहाँ नीचे भी देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1/3x+y इक्वल टू a एंड ये वाला 1/3x-y इक्वल टू b। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी एज फॉलोज। क्या हो जाएगा, किस तरीके का हो जाएगा, इसको हम पूरा x माने हैं तो ये a माने हैं, तो ये हो जाएगा a और प्लस b इक्वल टू 3/4। ये हो जाएगा हम लोगों का थर्ड इक्वेशन। और ये वाला हाफ a और प्लस ये वाला 1/2, और इसको तो हम कॉमन ही माने हैं, तो ये हो जाएगा हाफ b इक्वल टू, इधर क्या दिया गया है, -1/8। अच्छा, ये 3/4। अगर ये देखें तो इक्वल नहीं है, और ये साइन, यहाँ तो साइन माइनस में था, इसको माइनस तो ले लेते हैं यहाँ, ठीक। इधर सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम इसको इक्वल करने के लिए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से, तो देखते हैं क्या होता है। 9 1 से करेंगे तो वही का वही रहेगा, 3/4। ये हो गया। 2 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a, और 2 से ये करेंगे तो b हो जाएगा, और 2 से अगर ये -1/8 ऐसे कैंसिल करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, इस तरीके का। अब लिख सकते हैं ऑन एडिंग, ये कैंसिल हो गया, ये 2a इक्वल टू, अगर इसको देखें 3/4 और -1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, 3 - 1 इक्वल टू 2/4, यानी कि ये हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ लिख लेते हैं इधर, देयरफॉर a इक्वल टू ये हाफ, और ये नीचे जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। a का वैल्यू 1/4 आ गया हम लोगों के पास। अब a का वैल्यू है तो हम लोग a से, यानी कि इस इक्वेशन में रख कर b भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या है, a इन इक्वेशन थर्ड क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, और a का वैल्यू हम लोग 1/4 ऐसे फाइंड आउट किए ही हैं, 3/4 हो गया। देयरफॉर b अगर इक्वल टू करें तो 3/4 माइनस 1/4, हाँ 1/4 इसका वैल्यू रखे हैं, ये हो जाएगा हाफ। तो क्या हो गया, a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों आ चुका है, और यहीं b का वैल्यू अगर हम लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हाफ, a का वैल्यू उतना है ही। तो अब देखते हैं, हम लोग कुछ मान के चले थे, क्या माने थे, यहाँ देख लेते हैं कि सिंस हम लोग मान के चले थे कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a माने थे, a मान के चले थे, तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू a का तो वैल्यू आप लोगों के पास 1/4 है। इस तरीके से 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, ये इक्वेशन हो गया 5। अच्छा, एंड एक और चीज़ हम लोग माने थे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, और b का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, कितना निकाले थे, हाफ। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम लोगों के 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये रहा 6 इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को अगर गौर से देखें दोनों को, अब ऑन एडिंग इक्वेशन 5 यानी 5th एंड 6th, दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर दें, यानी कि इक्वेशन 5th और 6th को 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ही, और इसको 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को अगर ऐड कर दें क्या हो जाएगा, 6a इक्वल टू 6, देयरफॉर a इक्वल टू 6/6। तो ये x है, सॉरी ये x रहा, तो x इक्वल टू 1, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसी x का वैल्यू क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 5th में रख देते हैं, तो y निकल जाएगा। ये इक्वेशन क्या, x का वैल्यू कितना 1 निकाले हैं, अब 1 का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन 9, अब लिखते हैं कि 9 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखते हैं, 5th में रख लेते हैं। तो ये रहा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये रहा 3x का वैल्यू
1 है इक्वल टू 4। अब ये रहा 3 + y इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। ये हो गया y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। अब कुछ इसमें इसी चैप्टर में 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसमें कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर में। इसमें इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया है। पहले इक्वेशंस को बनाने के लिए कहा गया है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, इसको लिख लेना ठीक होगा। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours। रितु जैसे कि कोई एक स्ट्रीम है, धारा, पानी का, जल का पानी, ये है अप स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है? ये धारा जो है ये डाउन नीचे की तरफ है, ये धारा के ऊपर की तरफ है। ये इधर अगर चलेंगे तो स्लो चलेंगे और इधर धारा की तरफ चलेंगे तो फास्ट चलेंगे। ठीक, अगर कोई इंसान स्टिल वाटर में, यानी स्टिल यानी शांत जल में, अगर कोई आदमी जैसे ये क्या नाम है, रितु, ये रितु है, अगर ये तैरती है, सपोज़ कि ये पानी में तैरती है और ये x किलोमीटर/आवर पानी में तैरती है, वो भी स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में ये तैर रही है x किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक, पानी एकदम शांत है, ये सिर्फ तैर रही है अपने फोर्स को लगा के स्टिल वाटर में, तो इसका स्पीड क्या है? x किलोमीटर/आवर। अच्छा, अगर स्ट्रीम यानी कि ऐसे अगर लॉन हो, ढलान हो, तो इधर से अगर ये तैरना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा? x किलोमीटर तो ये चलेगी, और जो करंट का स्पीड होगा, यानी जो पानी का स्पीड होगा करंट का, सपोज़ वो y किलोमीटर/आवर है, y किलोमीटर/आवर स्पीड है पानी का, तो वो क्या हो जाएगा? x किलोमीटर तो उसका है ही, ये तो चलेगी ही 1 घंटे में x किलोमीटर, और 1 घंटे में ये y किलोमीटर पानी और आगे इसको यानी कि पुश कर देगा पानी, तो ये x + y किलोमीटर हो जाएगा। पानी के ढलान की तरफ अगर डाउन स्ट्रीम में वो जाए तो ये स्पीड रितु का शांत जल में, और ये करंट का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा तैरना स्टार्ट कर दे तो ये x किलोमीटर तो इधर से आएगी 1 घंटे में, लेकिन ये 1 घंटे में y किलोमीटर इसको पीछे पानी धकेल देगा, ऐसे पीछे। तो इस तरीके से यानी x तो वो चलेगी, लेकिन y पीछे ठेल देने के कारण वो x - y किलोमीटर/आवर की स्पीड से यानी अप स्ट्रीम में जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में x + y किलोमीटर/आवर। हमेशा याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में जो होता है स्पीड बढ़ जाता है, यानी कि जो जैसे ये पानी है, पानी, और इसमें अगर तैरना हो कि या नाव अगर चले, तो ये शांत जल में अगर ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ये शांत जल में, अगर ये पानी का भी स्पीड अगर 2 किलोमीटर/आवर हो जाए, ये पानी का भी 2 किलोमीटर, तो जिधर ये पानी जाए और नाव भी उधर ही चलाए तो ये 2 किलोमीटर और उसमें जुड़ जाएगा। ये 5 किलोमीटर तो नाव शांत चल ही रहा है, 2 किलोमीटर पानी भी चल रहा है, तो 5 2 7 किलोमीटर स्पीड हो जाएगा। किस में? 7 किलोमीटर स्पीड पर आवर की स्पीड से इसका स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, यानी जिधर पानी जा रहा है उधर ही। लेकिन अगर उसका उल्टा, अगर यही नाव इधर से इधर आए, ये तो समझिए कि पानी इधर जा रहा है, अगर इधर आए तो क्या होगा कि वो 5 किलोमीटर तो चल ही रहा है, 5 किलोमीटर तो चलेगा 1 घंटे में, लेकिन 2 किलोमीटर इधर से और पीछे ठेल देगा, यानी कि इसको धक्का दे देगा, पुश कर देगा 2 किलोमीटर, तो इस तरीके से 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्या होता है, शांत जल में जो नाव या किसी व्यक्ति का चाल होता है उसको,
और ये जो यानी स्ट्रीम का चाल होता है यानी करंट का पानी का, उसको प्लस कर देते हैं यानी डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं, ये स्पीड होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, यानी कि रितु डाउन स्ट्रीम में ऐसे तैर सकती है, ये पानी जल उधर ही जा रहा है पानी स्ट्रीम, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में 20 किलोमीटर्स वो चलती है, ठीक। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, लेकिन रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अच्छा, और अप स्ट्रीम में वो जब चलती है तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाती है। तो फाइंड अ स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि उसके तैरने का स्पीड निकालें, एंड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट का भी निकालें यानी पानी का भी। तो पहले इसको सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट रितुज स्पीड इन स्टिल वाटर, मान लेते हैं बी x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिए कि रितु का जो स्पीड है वो स्टील वाटर में, शांत जल में x किलोमीटर पर आवर के वो इसके स्पीड से वो तैरती है, ठीक। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, वो करंट जो पानी का है चाल ये तो बी y किलोमीटर पर आवर। तब देन क्या हो जाएगा, देन स्पीड ऑफ रितु डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में उसका ये स्पीड हो जाएगा, एंड स्पीड ऑफ रितु अप स्ट्रीम में इसका क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर अगर चलेगी तो x माइनस वाई। अभी समझ चुके हैं कैसे, ये लिख लिए। ये इतना लिखने के बाद अब जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसके अनुसार, अच्छा समझ लेते हैं। यहाँ 2 इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम में उसकी क्या स्पीड है। अच्छा पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है उसको, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख लेंगे। अच्छा डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे से टाइम से और 20 किलोमीटर ये लिख दिए। क्या लिखें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वो यानी कि चलती है या तय करती है, ठीक। एंड अप स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम का पहले लिख लिए, डाउन स्ट्रीम में तो ये x प्लस वाई होता है स्पीड, और इंटू 2 कर दिए समय से, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट ऐसे फॉर्म हो गया। और दूसरा देखें तो एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है x माइनस वाई, और इंटू 2 आवर्स में ये 4 किलोमीटर। ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ, इसको पहले मिटा लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई ये डाउन स्ट्रीम में हो गया, 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ कारण दे देंगे कि ये स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लिखे हैं। हो सकता है कि ये लिखने के बाद किसी को टीचर को समझ में आया कि कैसे आप ये फॉर्म किए हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये 2 से कैंसिल कर दिए इसको। अच्छा अगेन फ्रॉम क्वेश्चन अगर कहें, अगेन फ्रॉम अगर क्वेश्चन कहें तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x, ये डाउन स्ट्रीम में था स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाता है, ये अप स्ट्रीम में x माइनस वाई इंटू 2 टाइम था, लेकिन उसमें 4 ही किलोमीटर वो चल पाई थी, जैसे कि 4 किलोमीटर इंटू आवर्स अप स्ट्रीम में। तो यहाँ ऐसे हम लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ अगर देखें तो दूसरा इक्वेशन हम लोगों का बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू ये 2 से इसको अगर कैंसिल कर दें तो 2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन यहाँ सेकेंड है। अब दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं। दोनों एक जगह x प्लस वाई इक्वल टू क्या है,
10 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करने के बाद और एडिंग यहाँ लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, देयरफॉर x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। x का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 6। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, देयरफॉर y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये क्या हम लोग माने थे, x माने थे उसका स्पीड स्टिल वाटर में, तो हैंस बाद में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ तो इसी जगह लिख लेते हैं कि x का वैल्यू हम लोगों के पास 6 है और y का वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि हैंस क्या पूछा गया था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, हैंस स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हम माने थे। x का वैल्यू हम लोग 6 है निकाले हैं, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। और अगर देखें एंड द स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू, यानी पानी का स्पीड हम लोग क्या माने थे, y किलोमीटर पर आवर, तो y का वैल्यू हम लोग 4 माने हैं, तो 4 किलोमीटर, सॉरी वैल्यू फाइंड आउट 4 किए हैं इसका वैल्यू y का, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर पानी का स्पीड हो गया। इस तरीके से हम लोग यानी कि दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यानी एक्सरसाइज 3.6 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन के अब दूसरा क्वेश्चन देख, तो दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्या है, 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work. And also that taken by a man by 1 man alone. तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन का क्या कहना है। इस क्वेश्चन का कहना है कि 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है, यानी कि वो यानी स्टोन वगैरह सब फिट करना, यानी किसी साड़ी वगैरह क्लॉथ्स वगैरह सब में, या उसको फिनिशिंग करना किसी भी कपड़े को। तो यहाँ 2 वुमेन और 5 मैन वैसे काम को, किसी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, 2 वुमेन प्लस 5 मैन है, तो ये दोनों मिलकर अगर करते हैं तो उस काम को 4 days में कर लेते हैं। एक ही काम है, जो भी काम रहे एक काम है। फिर अगले केस में देखते हैं, तो while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। लेकिन अगर उसी काम में अगर 3 women इंक्लूड हो जाए, यानी लग जाए, और 6 मैन लग जाए, इसमें तो 5 था फर्स्ट केस में, यहाँ 6 मैन अगर लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो काम 3 दिन में फिनिश हो जाएगा, 3 days में वो काम फिनिश हो जाएगा।
तो कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक महिला उस काम को करे, सिर्फ एक महिला ही वो अकेले, एक महिला अकेले इस काम को करे तो वो कितने दिनों में करेगी, और एक पुरुष अकेले अगर इस काम को करे तो वो कितने दिनों में उसको फिनिश करेंगे। तो यही निकालना है हम लोगों को। तो देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि एक वुमेन उस काम को फिनिश करते हैं वो x डेज में, और एक मैन उसी काम को y डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक, अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि x डेज में वन वर्क कंप्लीट होगा, यानी x डेज में ये डेज है और ये वर्क है, वन वर्क जो भी वर्क हो यहाँ जो भी दिया गया है। अगर वन डे की बात करें, ये वन डे में कितना काम का पार्ट यानी फिनिश होगा, 1/x पार्ट फिनिश हो जाएगा एक दिन में अगर करें तो ये एक दिन में वुमेन के द्वारा किया गया काम का एक हिस्सा है। तो यहाँ जो पहले केस में हम क्या देखे थे कि पहले केस में यहाँ कितने, 2 वुमेन, ये एक वुमेन के द्वारा काम किया गया है इतना पार्ट, तो 2 वुमेन अगर करें तो इंटू 2 करेंगे यही पार्ट में, तो इंटू 2 कर देंगे, 2/x हो जाएगा, ये हिस्सा हो गया। 2 वुमेन के द्वारा उस काम के किए गए हिस्सा है ये। ठीक, अच्छा फिर अगर देखेंगे 5 मैन, तो मैन के केस में क्या देखते हैं कि वाई डेज में 1 वर्क को कंप्लीट करता है, तो एक डे में कितना हो जाएगा 1/y, ये एक वर्क का हिस्सा पार्ट हो गया, इतना वो पार्ट करेगा। तो फिर इसमें पहले केस में हम देख रहे थे उसमें 5 मैन इंक्लूड है, तो ये एक मैन काम का हिस्सा एक दिन में इतना कर रहा है, तो 5 मैन कितना करेंगे, तो 5 से इसको अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो 5/y हो जाएगा। तो ये हिस्सा 2 वुमेन के द्वारा और ये हिस्सा 5 मैन के द्वारा किया गया है। अच्छा ये तो एक दिन का है, ये दोनों एक दिन का किया गया है। तो ये काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगे हैं, 4 दिन, ये एक दिन का हिस्सा है। और अगर इसी को 4 दिन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरा वर्क ही हो जाएगा, ये काम का एक हिस्सा है, यानी कि ये 2 महिलाएं 5 पुरुष जो मिलकर किए हैं काम का हिस्सा ये हुआ, और ये एक दिन का हिस्सा है, तो यहाँ 4 दिन किया गया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो काम हो गया वो फिनिश पूरा वर्क हो गया, वो पूरा कंप्लीट एक वर्क हो गया, क्योंकि इधर हिस्सा शो कर रहा है जबकि ये कंप्लीट इधर शो कर रहा है, तो यानी ये कंप्लीट वर्क है। तो वर्क तो कोई भी जैसे एक ही वर्क है, 2 वर्क तो है नहीं, एक ही वर्क है, तो इसीलिए यहाँ 1 हम लोग लिखे हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग फॉर्म कर लेंगे, और सेकेंड केस में फिर क्या देखेंगे, फिर उसी तरीके से सेकंड केस में देखते हैं कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, यानी कि 3 मैन और 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर उसी तरीके से बताएंगे कि x डेज में महिला उस एक काम को कंप्लीट कर रही है, तो एक डे में कितना हो जाएगा काम का हिस्सा, 1/x ये काम का हिस्सा हो गया। तो यहाँ 3 वुमेन इस वर्क में इंक्लूड है, तो ये 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 वुमेन द्वारा एक दिन में काम किए गए मतलब जितना काम है उसका ये एक हिस्सा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/x, ये काम का हिस्सा हो गया। फिर अगर मैन के द्वारा काम किए गए हिस्से के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, y डेज में 1 वर्क, तो एक डे में कितना हो जाएगा, एक डे में काम का हिस्सा हो जाएगा 1/y। तो दूसरे केस में हम देख रहे हैं 6 मैन उसमें वर्क में लगे हैं, तो 6 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 6/y हो जाएगा, ये पुरुष के द्वारा काम किए गए काम का हिस्सा हो जाएगा ये। तो यहाँ तो इस केस में क्या देखें कि 3/x हो गया महिला के द्वारा काम किए गए हिस्सा, मतलब कि यानी महिलाओं द्वारा किए गए काम का हिस्सा, और फिर 6/y जो देखें पुरुषों द्वारा काम किया गया हिस्सा। फिर ये दोनों अगर देखें तो कितने दिन ये किए गए हैं, ये एक दिन का हिस्सा है, तो ये तो टोटल 3 दिन काम चला है, तो 3 दिन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एक वर्क हो जाएगा, ये वर्क इक्वल टू 1 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे कि एक वुमेन द्वारा, यानी कि अगर एक वुमेन उसी काम को अकेले करे तो कितने दिन वो लेगी, और एक मैन अगर उसी काम को अकेले करे तो वो कितने दिन में वो फिनिश करेंगे, तो ये निकल जाएगा हम लोगों के पास। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको मिटा लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लेट द टाइम टेकन
बाय अ वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। मान लेते हैं कि जो टाइम टेकन यानी कि लिया गया समय है एक अकेली महिला के द्वारा उस काम को फिनिश करने में, वो एक्स दिन लिया गया समय है। ठीक, वो मान लेते हैं कि माना कि एक महिला अकेली महिला द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय क्या है, एक्स डेज है। एंड द टाइम टेकन बाय अ मैन अलोन टू फिनिश द वर्क भी क्या हो जाएगा, वाई डेज। ये मान लेते हैं कि एक पुरुष उसी काम को करने में कितने दिन समय ले रहे हैं, वाई डेज। तो इस हिसाब से फिर केस फर्स्ट हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हो जाएगा। कितनी महिलाएं हैं, यानी कि पहला केस इसमें देखना होगा, इसमें 2 महिलाएं हैं और 2 वुमेन और 5 मैन है, और इसमें कितने दिन समय लगा है, 4 डेज़ का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2/x प्लस 5/y, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 डेज से, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में देखेंगे 2/x प्लस 5/y इक्वल टू ये 1/4। इसको इधर ले आए और ये हम लोगों का बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरे केस अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, ये केस सेकंड हम लोगों के पास क्या है कि 3 महिलाएं, यानी कि ये 3/x हो जाएगा, 3 महिलाओं के द्वारा काम किए गए, एक दिन में किए गए काम के हिस्से ये है, और 6 पुरुष अगर उसी काम को करें तो वो 3 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। ये तो समझ चुके हैं कैसे ये हम लोग इक्वेशन को फॉर्म किया है, 6/y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों के पास इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई यानी कि एक्सपोनेंट क्या देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर में है, यानी नीचे है, इससे ये देख रहे हैं नीचे है, तो इसलिए हम लोगों को ये वैल्यू मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं 1/x, इसमें मान लेते हैं, दोनों में देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में 1/x, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये वाले फर्स्ट टर्म में देखते हैं 1/x कॉमन है, और ये सेकेंड टर्म दोनों इक्वेशन के अगर देखते हैं तो 1/y कॉमन है। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी एज फॉलोज। तो वो किस तरीके का हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। पहला इक्वेशन 2a, ये जो है यहाँ देख सकते हैं कि 2 × 1/x ऐसे होगा, तो ये तो 2 है ही, और इसको हम लोग a माने हैं, तो ये 2a हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, 5b इक्वल टू 1/4। तो ये हम थर्ड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड तो है ही, ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 3a और प्लस 6b इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा चौथा न्यू इक्वेशन हम लोगों के पास। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें तो ये वाले टर्म को अगर इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाउ क्या हो जाएगा, 6 × 2 12a प्लस 30b इक्वल टू, अगर इसको देखें 6/4, 2 3 × 2 2 × 4, ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, इस केस में अगर देखें तो ये 15a प्लस 30b इक्वल टू 5/3। और फिर दोनों एक को देखते हैं तो ये वाले टर्म दोनों का इक्वल दिख रहा है, लेकिन इसका साइन सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। एक को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -3a और इक्वल टू, अगर इस केस में देखें तो 3/2 माइनस 5/3 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 9, ये 10 -1/6 हो जाएगा, -1/6 यहाँ लिखना पड़ेगा, -1/6। देयरफॉर अगर a निकालें तो -1/6 इंटू -3 हो जाएगा, और इस तरीके से 1/18 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर ये हो गया a का वैल्यू हम लोगों के पास। a इक्वल टू क्या हो गया, 18। अच्छा, अब इस a का वैल्यू
हम लोग इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसका वैल्यू रख देते हैं हम, क्या है नाउ, अब लिखेंगे नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फोर्थ, यहाँ फोर्थ इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं इस वाले में, या तो इसमें भी फोर्थ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a पूरा पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर a का वैल्यू जो भी है यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/18 प्लस 5b इक्वल टू 1/4। इस तरीके से ये हो जाएगा 1/9, ये 5b इक्वल टू 1/4। और फिर अगर 5b देखें तो 1/4 में माइनस 1/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और ये 4 यानी 5/36 देख रहे हैं, ये हो गया। और इस तरीके से देयरफॉर अगर b देखें तो 5/36 इंटू ये 5 आ जाएगा, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1/36। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/18 और b का वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिख दिए 1/36। तो लेकिन हम लोग ऐसा मान के चले थे कि 1/x इक्वल टू a, और यहाँ मान के चले हैं 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और b का वैल्यू यहाँ पुट करके x y फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे कि कहेंगे कि सिंस 1/x इक्वल टू हम लोगों का a है, 1/x इक्वल टू a का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग फाइंड आउट किया है 1/18, और फिर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर x इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक। और दूसरे केस में अगर देखें तो यहाँ 1/y इक्वल टू b मान के हम लोग चले थे, तो 1/y इक्वल टू b का वैल्यू हम लोगों के पास 1/36 है, और इस तरीके से y का वैल्यू हम लोगों के पास 36 आ गया। तो यानी x और y का वैल्यू निकल गया। हम लोगों को यही इन्हीं दोनों वेरिएबल का यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ क्या पता चल गया कि एक महिला अगर अकेले उस काम को करे तो वो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगी, 18 दिन में, 18 दिनों में यानी 18 डेज़ में। और अगर एक पुरुष यानी एक यानी मैन अगर उस काम को अकेले करे तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, तो 36 डेज़ में। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ये महिला से ज़्यादा ये समय ले रहे हैं ये पुरुष के द्वारा, तो क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है और महिलाएं कुछ उसमें एक्सपर्ट होती है एम्ब्रॉयडरी के वर्क में, तो इससे ये भी दिखता है थोड़ा। तो यहाँ फाइनल स्टेटमेंट हम लोग नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हैंस द टाइम टेकन बाय अ woman alone to finish the work is कितने डेज़ का था, 18 डेज़ का, 18 हम लोग निकाले हैं, and by a man alone is 36 डेज़। और अगर एक मैन के द्वारा देखें तो वो 36 डेज़ में उसी काम को वो कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इस एक्सरसाइज के यानी 3.6 के ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में 3.7 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको लिखना नहीं चाहेंगे। क्या है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सी टेक्स 4 hours इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। If she travels 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. यहाँ क्या करना है कि जैसे पहले समझ लेते हैं क्या कहना है। रूही है, रूही नाम की एक लड़की है, वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 300 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करती है टू हर होम पार्टली बाय, यानी कि कहीं से भी, वो जगह तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो कहीं से भी मान के चलें कि ये है प्लेस ए और ये रहा होम। यहाँ रूही यहाँ से होम तक अगर जाती है तो वो कुछ दूरी ट्रेन से बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, और कुछ बस से, यानी कि ये समझ लें कि ये वाला हिस्सा ट्रेन से और ये
बस से ट्रैवल करती है, कुछ हिस्सा यानी कि वो जो 300 किलोमीटर है उसमें से ट्रेन से कुछ ट्रैवल करती है, कुछ बस के द्वारा। अच्छा, सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर बस से चले, 60 किलोमीटर अब प्लस ट्रेन से बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस 60 किलोमीटर्स। यहाँ मेंशन सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। यहाँ ट्रेन दिया गया है कि ये ट्रेन से 60 किलोमीटर और जो बच गई दूरी वो बस से ट्रैवल करे। तो ये 60 किलोमीटर कर चुकी है तो 300 किलोमीटर है टोटल। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर्स। ये दूरी बस से अगर ट्रैवल करे तो उसको कितना समय लग जाता है, 4 आवर्स का। पहले ये समझ लें क्या कहना है कि अगर रूही ट्रेन से 60 किलोमीटर चलती है और जो बची दूरी है अगर वो दूरी बस से अगर ट्रैवल करे तो टोटल समय उसको 4 घंटे का लगता है। और दूसरे केस में देख रहे हैं इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से अब प्लस रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग जो बस यानी 100 तो हो गया तो इसमें 200 बच गए। ये बस से अगर ट्रेवल करें तो कहा गया है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो जो पहले समय लगता था उससे 10 मिनट का समय अधिक लग रहा है। तो यहाँ घंटे में लिए हैं, ये 10 मिनट की बात है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए मिनट यानी 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं उससे भाग देना होगा, हम लोगों को डिवाइड करना होगा, 10/60 ये हो जाएगा। क्या किया है, ये 10 मिनट्स को हम लोग 10 मिनट्स को घंटे में चेंज किए हैं तो 10/60 ये आर हो जाएगा यानी घंटे में। ठीक, यहाँ चेंज करके इसमें लिख दिए। तो यही है। तो क्या करना होगा इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रेन की स्पीड यानी कि बाद में कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन की स्पीड को निकालना होगा। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। ये दोनों फिर हम लोगों को फाइंड आउट भी करना है। अच्छा, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। अगर यही डिस्टेंस अब स्पीड अगर दें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन अगर स्पीड दें तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये ऐसा हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। अच्छा, इस आधार पर हम लोग पहले इसको शुरू से पहले देख लेते हैं कैसे क्या क्या करते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो भी खास ट्रेन है वो बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और द स्पीड ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर, ये मान लिए फ्रॉम क्वेश्चन या फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम इधर लिख लेते हैं। अभी जैसे कि हम बताएं कि डिस्टेंस अपॉन अगर स्पीड करते हैं तो क्या निकलता है, टाइम। इस हिसाब से अगर देखें तो जो पहले वो जो दूरी तय की थी तो 300 किलोमीटर टोटल दूरी में से पहले 60 किलोमीटर और फिर इधर रिमेनिंग दूरी किससे तय की है, वो बस से और ये ट्रेन से। 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस के द्वारा। अच्छा, तो ये क्या है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। अगर ये ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी है, उसी में अगर ट्रेन के स्पीड से अगर डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ये कुछ टाइम है, ये टाइम हो गया कि यानी कि ट्रेन के द्वारा कितना समय लगा, तो ये समय हो गया। अच्छा, अगर ये दूरी फिर बस से तय की गई है और ये दूरी को अगर उसी की स्पीड से अगर भाग दे दें, बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो ये भी कुछ टाइम हो गया यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया। और इस तरीके से क्या हो गया, टोटल टाइम, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल टाइम तो 4 घंटे का लगा है। इस तरीके से वो 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में फिर इसी तरह फॉर्म करेंगे कि 100 किलोमीटर यानी कि 300 किलोमीटर में अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और जो रिमेनिंग डिस्टेंस अगर बस से चले तो 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ कह देंगे कि 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर में अगर उसी की स्पीड से यानी कि ये कि ट्रेन है, ट्रेन के अगर स्पीड से अगर हम भाग दे दें यानी डिवाइड कर दें
तो ये ट्रेन के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। और फिर 200 जो डिस्टेंस है बस से तय की गई है ये दूरी, अगर बस की स्पीड से उसको अगर भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, बस द्वारा लिया गया समय ये हो जाएगा। तो ये समय और ये समय मिला के क्या कहा गया है, जो पहले समय लगा था यानी कि 4 आवर्स, उसमें 10 मिनट और प्लस हो जाएगा। 10 यहाँ तो 4 आवर्स लिखे हैं, तो 10 मिनट को घंटे में अगर चेंज करेंगे 10/60 हो जाएगा, तो यहाँ 10/60 लिख देंगे। तो ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे फिर, और उसके बाद सॉल्यूशन हम लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का किस तरह का होगा कि इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है अगर वो बाय बस से करें तो वो 4 घंटे का समय लेती है, ये हो जाएगा। अगर इसी को गौर से देखें तो 60 कॉमन आ जाएगा, तो फिर हम लोगों के पास ऐसे बचेगा ये 4। अगर फिर ये 1/x प्लस 4/y इक्वल टू ये 4 रहने दें, या 4 से इसको कैंसिल भी कर सकती है, 15 हो गया, यहाँ डायरेक्ट 1/15 हो जाएगा। 15 यहाँ अगर लाएंगे तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन हम लोगों का बन गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, क्या कंडीशन है देख लेते हैं दूसरी स्थिति में, या के द्वारा या से क्या लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम द सेकंड कंडीशन कि 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलें और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है अगर वो बस से चले तो जो समय लगा था उसमें 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, तो ये 10 मिनट घंटे में चेंज कर दिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो इसमें 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/x हो जाएगा, ये 2/y हो जाएगा। और इसको अगर प्लस करें तो ये कैंसिल करके 6 24 प्लस 1 हो जाएगा। अगर इधर करें तो ये 1/x प्लस 2/y इक्वल टू ये 25 हो जाएगा अपॉन 6, और इंटू ये करें, ये वाला मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये ऐसे 25 से ये 4 टाइम्स में, तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/24। ये इस तरीके से हम लोगों के पास दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। शायद ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो क्या देखते हैं कि x और y जो भी वेरिएबल है वो नीचे है, डिनोमिनेटर के तौर पे है, तो हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा 1/x। यहाँ ये जब फर्स्ट टर्म, दोनों इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो 1/x दोनों में कॉमन है, और दूसरे वाले टर्म यानी y वाले टर्म को देखते हैं ये वाला, तो ये दोनों में कॉमन 1/y है, तो उसी को हम लोग मान के चलते हैं। Let 1/x equal to a and 1/y equal to b, then इक्वेशन ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो भी है क्या हो जाएगा, विल बी एज फॉलोज। तो इसका क्या इक्वेशन बन जाएगा, a प्लस 4b, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 4 है, 4 इंटू 1/y ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो 4 का 4 ही रहेगा, इसको हम लोग b माने तो 4b हो जाएगा ये वाला टर्म 4b, और इक्वल टू क्या है 1/15। इस तरीके से हम इसको अलग से नेमिंग कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हम थर्ड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। और ये सेकंड वाले इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू 1/24। तो ये हो गया आप लोगों का फोर्थ इक्वेशन। अब इसको गौर से देखें तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है दोनों इक्वेशन के, ये दोनों क्या है, इक्वल दिख रहा है, और लेकिन साइन दोनों का सेम है, तो इसमें एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट कब होता है, जब साइन डिफरेंट हो। तो साइन डिफरेंट करने के लिए प्लस माइनस में करना होगा, एक का प्लस एक का माइनस, या एक का माइनस एक का प्लस हो जाए, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऐसा होता है। तो ये घटाने पर क्या हो जाएगा, ये सब का साइन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा हम लोगों के पास 2b और इक्वल टू, अगर ये दोनों का प्रोसेस करें तो इधर कर लेते हैं 1/15 और माइनस है 1/24। 15 और 24 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, 120 हो रहा है,
तो 140 हो गया इधर, तो ये हो जाएगा 140। देयरफॉर अगर बी कहें तो ये 140 यानी 1/40 इंटू 2 हो जाएगा, और इस तरीके से ये 80 हो गया। ऐसे बी का वैल्यू हम लोगों के पास ये आ गया 1/80। अब बी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नाउ क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, ये इक्वेशन है थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में इसका वैल्यू रख देते हैं। तो a + 4b = 1/15 है। तो a का वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है, तो b का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/80 = 1/15। तो इस तरीके से ये 20 टाइम्स में हो जाएगा a + 1/20 = 1/15। और देयरफॉर अगर a देखें तो 1/15 - 1/20 हो जाएगा। और ये अगर सिंप्लीफाई करें यानी माइनस करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये 15 और 20 का यहाँ पहले एलसीएम लेना होगा, 60 हो जाएगा। और ये 4 ये 3 1/60 हो गया, ये हो जाएगा 1/60। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1/60, और यहाँ बी का वैल्यू 1/80। तो इस तरीके से हम लोग, अच्छा यहाँ तो ये ए और बी का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग यहाँ ए का वैल्यू निकाल के इधर रख लेते हैं, और बी का वैल्यू क्या माने हैं, सॉरी निकाले हैं, तो 1/80। अब इधर टोटल इरेज करते हैं। अच्छा यहाँ फिर देखिए हम लोग ये मान के चले हैं कि 1/x = a, 1/y = b। अब इसी का वैल्यू रखेंगे और फिर एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, ये वाला वैल्यू हम लोग रखेंगे। हाँ तो अब क्या करना है, हम लोग कहेंगे कि सिंस 1/x = a है, ऐसा मान के चले हैं हम लोग, a का वैल्यू 1/60 हो गया, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा 60, ये हो गया x का वैल्यू। एंड 1/y = मान के चले थे b, 1/y = b का वैल्यू 1/80 है, और इस तरीके से y का वैल्यू हम लोगों के पास 80 आ गया। तो x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू, x क्या माने थे हम लोग, x ट्रेन का स्पीड माने थे, और बस का स्पीड ये 80 किलोमीटर ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। हाँ हम लोग ट्रेन का पहले माने थे, तो हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान के चले थे, तो यहाँ x का वैल्यू 60 है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लिए, और ये था हम लोगों का यानी कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 के। अब दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.7। थैंक यू।